आज की तेज़ी से बढ़ती मॉडर्न दुनिया में जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई ऊंचाइयों को छू रही है, वहां हमारी सबसे बड़ी लाइफलाइन एक साइलेंट डिज़ास्टर का सामना कर रही है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस धरती पर जितना भी जीवन है, चाहे वो 800 करोड़ इंसान का हो, घने जंगल का या अनंत जीव जंतु का, वो सब मिट्टी की सबसे ऊपरी 39 इंच की टॉप सॉइल लेयर पर ही निर्भर करता है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 40 सालों में हमने मॉडर्न फार्मिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में इस उपजाऊ मिट्टी का लगभग 40% हिस्सा पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस की चेतावनी के मुताबिक हमारे पास अब सिर्फ 80 से 100 हार्वेस्ट फसलें ही बची हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर हमने तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए तो अगले 50 से 60 सालों में इस प्लैनेट पर खाना उगाने के लिए ज़िंदा मिट्टी ही नहीं बचेगी। मिट्टी को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम इसे बेजान डर्ट, धूल समझ लेते हैं जिसमें सिर्फ केमिकल डालकर खाना उगाया जा सकता है। रियलिटी ये है कि मिट्टी एक जिंदा इकोसिस्टम है। भारत की उपजाऊ मिट्टी के महज 1 क्यूबिक मीटर हिस्से में लगभग 10,000 स्पीशीज़ की माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो पूरे प्लैनेट पर सबसे डेंस बायोडाइवर्सिटी है। जब हम ट्रैक्टर से मिट्टी को बार बार पलटते हैं और ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड की बारिश करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और मिट्टी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सैंड या डेजर्ट में बदलने लगती है। एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन को तो हम फैक्ट्री या गाड़ियाँ बंद करके कुछ महीनों में ठीक कर सकते हैं, जैसे हमने लॉकडाउन में देखा। लेकिन अगर मिट्टी एक बार मर गई तो उसे वापस जिंदा और उपजाऊ बनाने में बड़े पैमाने पर कोशिशों के बाद भी 15 से 25 साल लग जाते हैं। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए श्री सद्गुरु और सेव सॉइल मूवमेंट ने एक बेहतरीन 5 स्टेप ब्लूप्रिंट दिया था, जिसमें सबसे पहले और ज़रूरी कदम है मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाना। मिट्टी को ज़िंदा रखने के लिए उसे पेड़ों के झड़े हुए पत्ते, एनिमल्स का वेस्ट चाहिए होता है। इसलिए भारत का ये लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 33% ज़मीन हमेशा शेड छांव के अंडर रहे। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसे ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर कहते हैं, जहां किसान अपनी पारंपरिक फसलों के साथ साथ कीमती पेड़ उगाते हैं। ईशा फाउंडेशन के अनुभव बताते हैं कि देश के 1.6 लाख से ज़्यादा फार्मर्स ने इस तरीके को अपनाया है, जिससे न सिर्फ उनकी ज़मीन की मिट्टी रिच हुई है, बल्कि उनकी आमदनी में भी कई गुना इजाफा हुआ है, जो ये साबित करता है कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ चल सकते हैं। इकोलॉजी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसानों पर नहीं, बल्कि हम कंज्यूमर्स पर भी आती है, और इसमें हमारी डाइटरी हैबिट्स का एक बड़ा रोल प्ले करती है। पूरे प्लैनेट पर जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका लगभग 77% हिस्सा सिर्फ मीट इंडस्ट्री में कंज्यूम हो जाता है। अगर पूरी दुनिया अपनी मीट कंजम्पशन को सिर्फ 50% कम कर दे तो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन फ्री हो जाएगी, जिसे हम वापस जंगलों में बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी डेली डाइट में 30% से 40% हिस्सा फ्रूट्स का रखें तो ज़मीन पर ग्रेन उगाने का प्रेशर भी कम हो जाएगा। एंशिएंट ट्रैवलर्स जैसे मेगास्थनीज और हुइंग सांग ने अपनी किताबों में लिखा था कि प्राचीन भारत के लोग बड़ी मात्रा में फ्रूट्स खाते थे, जो उन्हें मिट्टी से जोड़े रखने के साथ साथ मानसिक रूप से भी तेजस्वी बनाता था। अंततः मिट्टी का संकट कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे सिर्फ बैठकर डिस्कस किया जाए, बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथों में होती है, और जब मिट्टी को बचाना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं बनेगा, तब तक सरकारें इसके लिए बड़े बजट्स और सख्त पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगी। ईशा होम स्कूल के बच्चों और देश के यूथ ने जब 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लेटर्स पीएम को लिखे, तो उसने सरकार का ध्यान इस पॉलिसी की तरफ खींचा, जो ये दिखाता है कि हर एक व्यक्ति का प्रयास मायने रखता है। मिट्टी हमारी माँ की तरह है। अगर हम उसे थोड़ा सा सपोर्ट और ऑर्गेनिक कंटेंट देंगे
तो वो तुरंत बाउंस बैक करेगी। अब ये हमारी जनरेशन पर निर्भर करता है कि हम मिट्टी के संगीन संकट के प्रति कॉन्शियस बनते हैं या आने वाली पीढ़ियों को एक बेजान, भूखा और बंजर प्लैनेट सौंप कर जाते हैं।